लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है। एंड सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो एनर्जी दोनों इक्वली शेयर करते हैं। रिमेंबर हमने क्या देखा था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कहां से हुई? जब कोई चार्ज्ड ऑसिलेटिंग पार्ट होता है, चार्ज पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहा है ना, और ये ऑसिलेट कहां करता है? एलसी सर्किट में। यानी एलसी ऑसिलेटर सर्किट जो हमने देखा था उसमें चार्ज ऑसिलेट कर रहा है और चार्ज के साथ साथ एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही थी, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हुई वहां से। तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी है वो या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण होती है या तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एंड दोनों ही इक्वली एनर्जी शेयर करते हैं। हमने इसका बहुत ही अच्छा डेरिवेशन भी देखा था। इलेक्ट्रिकल फील्ड की एनर्जी कितनी थी? हाफ। अच्छा ये चीज हम देखते हैं 2 मिनट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या तो फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की जाए तो उसकी कितनी एनर्जी थी? 1/4 म्यू नॉट इनटू बी नॉट स्क्वायर। अब अच्छा टोटल एनर्जी कितनी होती थी? टोटल एनर्जी को हम एवरेज निकालते थे, याद है ना बच्चा? ये एवरेज एनर्जी है। अगर आपको याद हो तो हमने इसकी फॉर्मूला निकाली थी, फिर वो एवरेज वैल्यू पुट की थी, एवरेज फाइंड किया था। रिमेंबर हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो चेंज हो रही है, ऑसिलेट कर रही है, सो हमने एक एवरेज एनर्जी निकाली थी व्हिच इज इन दो का एडिशन। सो क्या आया था? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या तो 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी और इसके डिपेंडिंग हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो ये हमको यहाँ पे बी नॉट दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, टी दे रखा है। हमने एनर्जी भी फाइंड की थी और आई थिंक हमारा आंसर 16 निकला था। ठीक है, अगर आपको ये सब डाउट हो तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो एक बार देख लेना। अब चलो यहाँ पे याद रखो, देखो ये क्वेश्चन है ऑब्वियसली JEE 2014 में पूछा गया है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना, मतलब आपकी चांदनी है। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, या बोथ एनर्जी डेंसिटीज आर जीरो, या तो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डबल द मैग्नेटिक डेंसिटी, या इलेक्ट्रिक डेंसिटी इज हाफ देन मैग्नेटिक डेंसिटी। बताइए क्या राइट है? 2014 JEE मेन का क्वेश्चन कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है तो इन चार में से क्या राइट है? अरे मैंने अभी 4 बार बोला कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी सेम रहती है, और ये लिखा हुआ भी है, देखो ना, एवरेज एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एवरेज एनर्जी बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज सेम। अभी तो बोला ना, क्लियर? चलिए, सो फाइनली हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। वैसे पहले समझते हैं कि इंटेंसिटी होता क्या है, बाद में थ्योरेटिकल बातें करेंगे। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे मेरे ऊपर अभी लाइट पड़ रही है तो मेरे ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है, दैट इज इंटेंसिटी। अब फिजिक्स के अंदर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर कैसे किया जाता है? अब देखिए सीधी सी बात है बच्चा कि हो सकता है लाइट, देखो अभी एट प्रेजेंट लाइट मेरे सामने है तो मेरा कंप्लीट फ्रंट बॉडी कवर हो रहा है। सपोज मैं मुड़ जाऊं तो मेरा ये पोर्शन कवर हो रहा है, बट क्या मेरा ये पोर्शन कवर हो रहा है? या हो भी रहा होगा तो यहाँ पे लाइट कम आ रही होगी, यहाँ पे लाइट ज्यादा आ रही होगी। सो ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते ना, अगर मतलब कि भाई यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ की इंटेंसिटी ज्यादा, यहाँ की इंटेंसिटी कम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया कि गिवन टाइम में गिवन एरिया में कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। लाइट आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई, साथ में एनर्जी लेके आई, सो वो कितने एरिया में कितने समय में कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, दैट इज एनर्जी, दैट इज इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी की फॉर्मूला बन गई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितनी एनर्जी गिर रही है उस एनर्जी को नाम दे दिया इंटेंसिटी। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं तो भाई कितनी चमक दे रहा है,
या उसके कारण कितनी शाइनिंग वहां पे हो रही है, कितना इफेक्ट वहां पे हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज। बट फिजिक्स उसको कैसे काउंट करेगा, इफेक्ट। इफेक्ट कैसे होती है, एनर्जी के कारण। अब अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनर्जी होगी, तो इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। सो हमने क्या बोल दिया, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितनी एनर्जी गिरेगी दैट विल बी इंटेंसिटी। सो क्या डेफिनेशन दिया गया है, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। हाँ, एनर्जी क्रॉसिंग, बच्चा ये वर्ड बहुत जरूरी है, क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब जैसे कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, लाइट इधर आ रही है, प्रोपोगेट कर रही है ऐसे, अब मैं लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खड़ा हुआ हूं। सो ये वही कह रहा है, द एनर्जी क्रॉसिंग, चीर के जा रही है, जो एनर्जी चीर के जा रही है, किसको, एक ऐसे प्लेन को जो उसके प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर है। लाइट आ रही है मेरे ऊपर, मैं उसके रास्ते में, प्रोपोगेशन मतलब उसका रास्ता, सो उसके रास्ते में परपेंडिकुलरली खड़ा हूं। सो जितनी लाइट मेरे ऊपर गिरेगी जितने समय में, एनर्जी मतलब उसको कहा जाएगा इंटेंसिटी, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब एग्जांपल के तौर पे बच्चा लोग, हमने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया, मतलब एक वैक्यूम के अंदर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब सपोज करो कि एनर्जी यहां से आ रही है, जैसे ही एनर्जी इसके अंदर घुसना शुरू हुई, उस समय का टाइम में ले लेता हूं 0, एंड कुछ ही समय में, मैं बोलता हूं चलिए t सेकंड्स में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, एक छोटे से समय में ये एनर्जी इस पूरे सिलेंडर में भर गई, इस पूरे सिलेंडर में भर गई। तो बताओ कि कितनी इंटेंसिटी हुई। और सिलेंडर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, तो यहां से लाइट, देखो लाइट ऐसे जा रही है, तो ये इसको परपेंडिकुलर हो गया, ये दिख रहा है सर्कल, ये जो प्लेन है ये इसको परपेंडिकुलर हो गया। इसका एरिया हम ले लेते हैं a, ठीक है। अब अच्छा, लाइट को यहां से, देखो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से यहां कितने समय में आई, t सेकंड्स में, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मेरे ख्याल से वो ct जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लाइट की, वेव की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, वो कितनी होती है, c। बच्चा हमें किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम। सो वैक्यूम के अंदर स्पीड कितनी होती है, c, और टाइम कितना ले रहा है, t। सो डिस्टेंस कितना हो गया, ct, बोलो सही है। यहां का एरिया a और यहां का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया a। अब हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी फॉर दिस। अच्छा, कैसे करेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बट बच्चा पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ की एनर्जी कितनी है। अच्छा, एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। हम अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड के टर्म्स में एनर्जी लेके चलते हैं, ठीक है। कितनी हो जाएगी, यहां से कुछ चेंज होगा, जरा सोच के बताओ। क्या ये हमारी टोटल एनर्जी आएगी, बच्चा टोटल एनर्जी मतलब इतने समय में, कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में एक सवाल है, सर कर क्या रहे हैं, ये एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम कर दो, खत्म करो। बच्चा हमने क्या बोला है, इंटेंसिटी का मतलब कि कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। तो हमने क्या किया है, हवा पे एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि कितनी एनर्जी इसको क्रॉस कर रही है, कितनी एनर्जी इसको क्रॉस, क्रॉस मतलब आर पार चले जाना, आर पार निकल जाना, तो ये एनर्जी इतनी आर पार निकल गई। अच्छा, अब क्या बोला है, इन गिवन टाइम। सो हमने टाइम कितना ले लिया, t सेकंड्स। अब इस फिगर के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, ct। एरिया हमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू दी प्रोपोगेशन, सो एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो लाइट ऐसे गिरती तो कुछ नहीं करता, फिर मुझे उसको कंपोनेंट्स देने पड़ते, ये कुछ एंगल बनाता, फिर इसके आप कंपोनेंट्स देंगे, तो परपेंडिकुलर वाले को हम काउंट करेंगे। समझ आ रहा है। फिलहाल हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, बिकॉज आपको इतना सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है। अब देखिए, ये जो एनर्जी है
बच्चा ये एक वेव की है। कितने वेव की? एक वेव की। अच्छा इस सिलेंडर के अंदर कितनी वेव्स होगी, क्या आप काउंट कर सकते हैं? मैं तो काउंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जितनी इसके अंदर जगह होगी उतनी वेव्स होगी, है कि नहीं? तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि दिस इज एनर्जी फॉर वन वेव, मतलब फॉर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अब अगर इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम, बच्चा लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में? पाई आर स्क्वायर एच। बट हम क्या करेंगे, हम पाई आर स्क्वायर एच हम नहीं लगाएंगे, हम क्या करने वाले हैं, एरिया इंटू सी डी, एरिया इंटू लेंथ। हम क्या करने वाले हैं, एरिया इंटू लेंथ। बच्चा किसी भी फिगर में आप जब एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वो आपको वॉल्यूम ही देगा। सो ये इसका एरिया और ये हो गई इसकी लेंथ। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सो ये हो गया एरिया लेंथ सी डी, बोलो सही है। सो दिस विल बी टोटल एनर्जी। अच्छा टोटल वॉल्यूम, अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी इन टाइम टी कितनी हो जाएगी? बच्चा एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना, सो टोटल में कितना? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू ए सी टी, बोलो सही है। ये तो हमको मिली टोटल एनर्जी। क्या मिला हमको? टोटल एनर्जी। यहां लिख लेता हूं, चलिए अब हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये फटाफट इसको लिखो, मैं हटाऊं। 1 2 3 4 5। चलिए जिसने नहीं लिखा है टेंशन मत लो, नोट्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मार्कर गिरे बिना चलता ही नहीं है भाई। अच्छा अब हम देख लेते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी कितनी आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए सी टी अपॉन ए इनटू टी। ए से ए मर गया, टी से टी मर गया, क्या बचा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इनटू सी। एंड दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो अगर आपको अभी पूछी जाए कि इंटेंसिटी कितनी है, सो आप उसको इस तरीके से दे सकते हैं। हमने यहाँ पे सिलेंडर एज्यूम किया था, अब आप स्फीयर एज्यूम करो तो उसका भी। सपोज अगर मान लो एक ऐसा स्फीयर है जिसका वॉल्यूम इस इमेजिनरी सिलेंडर के साथ सेम था, तो भी यही आंसर आएगा। कोई भी फिगर ले लो ना, एक्स वाई जेड कोई भी फिगर ले लो जिसकी वॉल्यूम यही थी। देखो हमने वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला नहीं रखा हमने, अब वो तो स्पेशली सिलेंडर के लिए होती थी। हमने क्या रखा? एरिया इनटू लेंथ। किसी की भी हो सकती है, कोई भी फिगर की। ठीक है बच्चा लोग। वन मोर थिंग बच्चा, इंटेंसिटी की यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी की यूनिट वाट लगा डाली, वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके तो बच्चा देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमको इक्वेशन दे रखी है। इंटेंसिटी ढूंढने को बोला है। क्या होती है इंटेंसिटी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इनटू सी। ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई? 8.85 इनटू 10⁻11। ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 20। सो 20 इनटू 20 इनटू सी, सी की वैल्यू 3 इनटू 10⁻8। बस सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। हाँ सॉरी ये -12। सो ये से गया 10। ठीक है। अब ये क्या आ गया? 8.85 इनटू 10⁻12 इनटू 10⁻8 कितना हो गया? 10⁻4। और ये हो गया 6600।
बोलो सही है? देखो इसका पॉइंट हटा के नीचे 100, ये 0 कट। 885 into 6 30, 6 8 जा 48, 51, 48, 53, 5310 into 10 is to -4, यह आ गया 0.5310, so approximately 0.5 is the correct answer. So जिन बच्चों का सेम आंसर आ गया है बहुत बहुत बधाई हो। आगे बढ़े, जिनका नहीं आया प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हमें ये नहीं सोचना कि कौन सी फिगर है, सिलेंडर है, कौन है, क्या है। हमको पता है कि अब इंटेंसिटी इस तरीके से दी जाएगी। चलिए आगे बढ़े। ओके बच्चों, रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी हमने क्या देखा था कि इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब वॉट तो पावर है, सो कहीं ना कहीं उसका भी रिलेशन होगा। इंटेंसिटी कैसे दी जाती है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। बच्चा लोग ये एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, है ना, यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी कोई भी हो दैट इज पावर। सो हम क्या बोल देंगे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आ रही है तो उसकी पावर कितनी है, उस वेव की एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पावर है, दैट इज इंटेंसिटी। आई थिंक वही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इफेक्ट। सो इट इज नथिंग बट द इफेक्ट। और अगर मान लो आपको यहां से पावर पूछा जाए तो पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऑब्वियसली यूनिट विल रिमेन वॉट पर मीटर स्क्वायर, यूनिट तो चेंज नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन delivers 10⁴ watt per meter square of electromagnetic flux। हमको क्या दे दिया है, इंटेंसिटी 10⁴ watt per meter square of electromagnetic flux। अरे ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स? बच्चा फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो वेव्स जा रही है कितनी लाइन जा रही है, दैट इज फ्लक्स टू द अर्थ सरफेस। द टोटल पावर दैट इज इंसिडेंट ऑन अ रूफ ऑफ 10 into 10 मीटर स्क्वायर विल बी। देखो बच्चा पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो। फाइंड करना तो मुझे पता है यार, पावर देके इंटेंसिटी देके रखी है, एरिया देके रखा है, पावर फाइंड करना है। 2 मिनट का काम है, 2 सेकंड का काम है। बट इसका मीनिंग समझो कि सनलाइट जब गिर रही है, सनलाइट तो पूरी जगह पे गिरेगी ना, पूरे जगह पे। हमें क्या फाइंड करना है, एक पर्टिकुलर छोटे से जगह पे कितनी पावर आ रही है, कितनी एनर्जी गिर रही है, वो हमें ढूंढने को कहा जा रहा है। यहाँ पे हर क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, एक चीज लेके आ रहा है। लाइट बहुत आ रही है, हर जगह गिर रही है, बट हम क्या देख रहे हैं कि घर के रूफ में देखो, और ये एनर्जी दिन पर हर दिन के अलग अलग समय पे चेंज भी होगी। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर, द सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो वो कब होता है, आई थिंक दोपहर के 12 बजे आसपास। हर समय तो स्लैंटिंग होता है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? भले यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट अल्टीमेटली ये दिन के 12 बजे का ही टाइम है। सो हमें क्या ढूंढने को बोला है, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। इंटेंसिटी 10⁴, एरिया दिया हुआ है 10 into 10 10 स्क्वायर। अल्लाह खत्म हो गया आंसर, 10⁶। आंसर फिनिश। क्लियर हुआ? ओहो, अगला क्वेश्चन है JEE में 2015, जैसे कि हमने आपसे कहा था, a red light emits a light at 1 watt 0.1 watt uniformly around it। क्या कहा जा रहा है, देखो एक रेड लाइट है जो कि 1 watt एनर्जी, सॉरी 1 watt पावर सराउंडिंग, उसके हर तरफ चारों दिशा में, एक बल्ब है, एक रेड लाइट का कोई बल्ब है, वो अपने हर डायरेक्शन में इतना पावर छोड़ रहा है।
द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द लाइट, इस लाइट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका एम्पलीट्यूड, बच्चा एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पीक वैल्यू, मतलब हमें क्या ढूंढने को बोला है? ई नॉट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढने को बोला है। पहला तो क्वेश्चन समझो आप, ऑफ द लाइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द डायोड, देखो ये एक डायोड है, एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। सो यहां से लाइट निकल रही है 1 मीटर की दूरी पे, एक छोटा सा हमने एरिया ले लिया है, हमें वहां का, यहां की इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी मैक्सिमम है वो पूछा जा रहा है। बच्चा ये देखो, ये पावर तो हर जगह जा रहा है, ये लाइट है ना, इतनी पावर वो हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, हर डायरेक्शन में, लेकिन हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। ऑप्शन दे रखा है आपको 1.73, 2.45 वगैरह वगैरह। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए। सो बी इज अवर राइट आंसर। जिन बच्चों ने सही आंसर निकाल लिया है उसको बहुत बहुत बधाई। बच्चे लोग, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो लाइट है, ये पावर छोड़ रही है बट चारों दिशाओं में ना, मतलब इतनी ही पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। देखिए क्या कहा है? यूनिफॉर्मली अराउंड इट। अरे इन सबको मिला के 0.1 है। मैंने ऐसा कहा या क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि इस जगह पे 0.1 है? नहीं, पूरा सराउंडिंग आप इमेजिन करो। देखो एक लाइट है, एक बल्ब है, लाइट इधर छोड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है। अगर मैं उसका एक लोकस बनाऊं, लोकाई बनाऊं, तो क्या मुझे एक स्फीयर मिलेगा? है कि नहीं? क्या मुझे एक स्फीयर मिलेगा? यस और नो? बिकॉज़ लाइट हर जगह जा रही है, हर जगह जा रही है। आप 1 मीटर की दूरी पे वो सभी पॉइंट को कलेक्ट करो जहां जहां पे लाइट गई, तो आई थिंक मुझे एक स्फीयर मिलेगा। समझ आ रहा है? अब उस स्फीयर के अंदर जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जितनी लाइट है, उसको पूरे का मिला के पावर 1 है। लेकिन मुझे क्या कहा जा रहा है? मुझे कहा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पे इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड की पीक वैल्यू फाइंड करो। सो यहां पे हमने क्या ले लिया? पावर 0.1। हो गया गलत आंसर। क्या करना है हमें? देखो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया, सही है? अच्छा, इंटेंसिटी कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी इज इक्वल टू पावर कितना दिया हुआ है? 0.1 अपॉन एरिया। बच्चा एरिया किसका? स्फीयर का। स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो सही है? जहां पे आर क्या होगा? आर अपने आप में 1 मीटर होगा, बिकॉज मैंने वही कहा ना, 1 मीटर की दूरी पे सारे पॉइंट को कलेक्ट करो, 1 मीटर की दूरी पे, इसका मतलब वो रेडियस हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? ई नॉट स्क्वायर। चलो आप ढूंढ लो, हम यहां से करते हैं, आप वहां से कीजिए। सो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट सी। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करो। 0.1 इंटू 2, ये कितना हो गया? 0.2 अपॉन 4/3। अच्छा, यहां से ये कट भी सकता है, चलो काट ही देते हैं। ठीक है, 0.1 अपॉन 2/3। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7 या 3.14 रख दो, जो रखनी रख दो। 3.14 इंटू आर क्यूब 1 का क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड सी 3 इंटू 10⁸8। आंसर फाइंड करो। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3। ठीक है, मैं इसको मिटा के यहां लिख लेता हूं, ये 1 का क्यूब। सो 0.3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 8.85 डिवाइड बाय 3, कितना आंसर आ रहा है? अगला पेज कर दूं? ये 3 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन इसका 100 ऊपर 2 इंटू 314 इंटू 8.85 इंटू ये 10⁻⁻12 को ऊपर ले लेते हैं, तो 10⁻+12
इंटू 3 10⁸ को ऊपर ले लेते हैं, सो इंटू 10⁻⁻8। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? अच्छा इसके बदले भी 100 ऊपर जान दे, ठीक है। मैंने क्या किया, सभी जीरो को है ना ऊपर ले लिया ताकि एक सिंप्लीफिकेशन मिलता रहे हमको। सो दिस विल बी 3 अपॉन, इस सब का मल्टीप्लाई करो, 2 × 314 × 885 × 3, मल्टीप्लाई करो इन सब का, और ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 2 1 13 5 + 2 7 10⁻7। Sir, 166.7. 1667340, राइट। अब 3 डिवाइड बाय 1667340 करो, 555,780 इंटू 10⁻7। क्लियर है? कुछ पॉइंट वन नहीं है इधर? Sir, 666. अच्छा यहाँ पे तो 3 डिवाइड बाय दिस करो ना, 3 डिवाइड बाय 166.7340 करो। Sir, 0 नहीं आएगा. 55.57.578 आगे कुछ इंटू 10⁻7। अब ये क्या हो गया भाई? ये E0 स्क्वायर का है, E0 स्क्वायर का है ये। जरा सोच के बताओ। अच्छा बच्चा लोग, अब जरा देखो यहाँ पे, क्या मैं इस चीज को अप्रोक्सीमेट अगर काउंट करूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 56? या तो काम करो, देखो यहाँ पे 10⁻+7 है कि -7 है? सर उधर स्फीयर का वॉल्यूम लेना था कि एरिया? अच्छा हाँ एरिया लेना था, सॉरी बच्चा लोग, माय मिस्टेक। सर वही तो बहुत जल्दी आप लोगों ने मुझे बता दिया, वेरी गुड। बच्चा यहाँ पे P अपॉन एरिया है, हमने गलती से वॉल्यूम ले लिया, 4πr²। सॉरी 4πr²। तो मैं कब का बोल रहा था, मेरे को लगा मैं ही रॉन्ग होऊंगा इसलिए मैं बोला था। बोल देना था ना। सो क्या आंसर आ जाएगा? अब वापस आंसर फाइंड करो। हमारे मैक्स सीखेंगे, मैक्स 4 × 3.14 × r की जगह पे 1, ये 2 को मैंने यहाँ भेज दिया ε0c। सो ये 2 से 2 ये आ गया 10⁻⁻1 अपॉन 2 × 314/100 into 8.85 into 10⁻12 into 3 into 10⁻8. This whole thing turns to be wrong. Sorry? अच्छा क्यूब तो पहले हमने गलत फॉर्मूला ले ली थी ना, वॉल्यूम ले लिया था, एरिया लेना था, एरिया तो 4πr² होता है। (10⁻⁻1) into ये 100 ये 100 10⁻4 into 10⁻12 into सॉरी +12 10⁻8 अपॉन नीचे क्या बचा रहा 2 into 314 into 885 into 3। इसका आंसर फिक्स है वो 160 वाला नीचे का आंसर। क्या नीचे का आंसर वही है 166 वाला। कैसे होगा? अलग ही होगा ना। सर वही है। वही है। तो वही आंसर है 166. हाँ वही है, बट पहले ऊपर 3 था, अब ऊपर 1 है। हाँ पर खाली नीचे का ऊपर में। हाँ 1 into इसका क्या आ जाएगा 3 3 15 15 7 10⁻7 वही का वही
यहाँ पे क्या है 166.734 734। अब इसको 1 से डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 166.734 0.000 कितने बार 0 1 2 3 4 5 और 599 into 10⁻⁷। बच्चा लोग आ गया आई थिंक आंसर जो मैंने कहा था भाई। सर 2.42 आएगा बट अप्रोक्सीमेटली अब देखो 10⁻⁷ की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 सो 59.9 आ गया। ठीक है, क्या हम इसको अप्रोक्सीमेटली 6 कह सकते हैं 5.9? अच्छा लोग एक मिनट, सर आपका 0.20 आ रहे हैं 60 है सॉरी। सो 5.99 हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसको हम 6 कह सकते हैं। सो E नॉट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब अच्छा लोग देखो हमको ऑप्शन जो दे रखे जरा ध्यान से देखना, 1.73 2.54 रूट 6 की वैल्यू क्या होती है अभी निकालने, नॉर्मल कैलसी में निकाल नहीं पाएंगे। अब इसके लिए ट्रिक देखो मुझे पता है कि रूट 6 की जो भी वैल्यू होगी वो रूट 9 से छोटी और रूट 4 से बड़ी होगी। बोलो सही है। देखो जब ऐसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आवे ना तो हमें जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली स्क्वायर रूट निकालें, थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसका स्क्वायर रूट मतलब 9 के मैंने क्या किया ऐसे दो नंबर लिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो और जो इससे बड़े हो और छोटे हो। तो 6 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 9 और 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू 2 एंड इसकी वैल्यू 3, मतलब रूट 6 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। कौन सी वैल्यू 2 और 3 के बीच में है? 2.45। सो दिस इज आवर आंसर। सर इसकी वाली है सो बच्चा लोग ये फाइनल हमारा आंसर है 2.45 वॉट पर मीटर। जेडब्ल्यू में 2015 का क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब अच्छा लोग नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। देखो अगर लाइट के पास एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही है तो मतलब उसकी मोमेंटम भी होगी। सो अब इसको हम कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बच्चा डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके या कोई भी क्वांटम फिजिक्स हम कह सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, क्वांटम फिजिक्स जहां पे स्मॉल चार्ज पार्टिकल होता है उसको लेके कहानी बताई थी कि जो वेवलेंथ है, जो वेव्स की वेवलेंथ है, जो वेव्स जनरेट हो रही है वो h/p है, जहां पे h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट और p क्या है बच्चा, यहाँ पे p मतलब पावर नहीं, यहाँ पे p का मतलब है मोमेंटम। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। अब बच्चा लोग एनर्जी जो एमिट हो रही है हम सब जानते हैं एनर्जी ऑफ अ फोटोन। बच्चा वेव्स में क्या होता है, फोटोन ही तो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, एक नॉर्मल वेव्स की बात कर रहा हूं। कोई भी आप साउंड वेव ले लो या दूसरी कोई वेव ले लो, उसकी जो एनर्जी है वो कैसे दी जाती है hc/λ व्हिच इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। यह तो आपने 11 भी पढ़ चुके हो, वेव थियरी पढ़ा है ना। सो एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। अच्छा क्या मैं ये देखो ये h/λ की जगह पे क्या मैं p रख सकता हूं? अगेन p इज मोमेंटम, सो मोमेंटम क्या हो जाएगा एनर्जी बाय c। सो अगर कभी भी आपको मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ढूंढने को कहा जाए कुछ मत करो, एनर्जी बाय c रख दो। एनर्जी की वैल्यू आपको पता ही है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के टर्म्स में पूछा है सो हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड में पूछा है एवरेज, हम एवरेज टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, हाफ अपॉन म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, सो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मोमेंटम ढूंढनी हो सो ये रही उसकी फॉर्मूला। ठीक है बच्चा लोग, इस बहुत छोटी सी फॉर्मूला है, इसका ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं है, ना ही आपके बुक में ना ही अपने इधर। तो याद रखना मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन सी, एनर्जी अपॉन सी, इंटेंसिटी एनर्जी इनटू सी, इंटेंसिटी एनर्जी इनटू सी और मोमेंटम एनर्जी डिवाइड बाय सी।
ठीक है, चलिए अब एक आखिरी चीज पॉइंटिंग वेक्टर हमें पढ़ना है। पॉइंटिंग वेक्टर बट एक्चुअली अभी सिलेबस में ज्यादा नहीं है, एक नाम दिया हुआ है इसलिए हम पढ़ लेते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर अभी क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर ये दिखाता है कि जब कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है उस समय एनर्जी कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। एनर्जी देखो जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में एनर्जी जाए, अलग डायरेक्शन भी हो सकती है। सो पॉइंटिंग वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। सो एस उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से। पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इन शॉर्ट इंटेंसिटी। ये तो था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में है वो दिखाने का काम कर रहा है पॉइंटिंग वेक्टर। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि वेव फ्लो हो रही है, इस समय एनर्जी कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगी, कैसे दिखाया जाएगा, 1/μ0 E क्रॉस B। बच्चा इसका एप्लीकेशन, इसका डेरिवेशन, इसका यूजफुलनेस आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, ना ही जेडब्ल्यू में, ना ही नीट में। इसका मेन एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा जब आप हायर फिजिक्स में जाएंगे, ठीक है। खाली इतना याद रखना, 1/μ0। अच्छा μ0 क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। सो एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल के अंदर ये वेव जा रही है। समझ आ रहा है, फॉर्मूला तो ठीक है याद रखना ही, लेकिन उसका मीनिंग समझो। एप्सिलॉन नॉट वी म्यू नॉट ये प्रॉपर्टी होती है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और इसकी यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। सो बच्चा लोग एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इंटेंसिटी एंड एनर्जी की मोमेंटम, ये 3 छोटे छोटे टॉपिक हमने कवर किए। इसके कई सारे क्वेश्चंस देखे एंड जेडब्ल्यू या नीट में पूछे गए क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे देखा। अब बस एक आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर का टोटली दी एंड किया जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।